हेलो, आप सभी का इस चैप्टर में वापस से स्वागत है। हम इसके चौथे भाग को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है विकास और वर्गीकरण। तो सबसे पहले तो विकास की डेफिनेशन जान लेते हैं। विकास को परिवर्तन की स्वाभाविक रूप से होने वाली धीमी, निरंतर और अपरिवर्तनीय प्रक्रिया के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। तो आप इस चित्र में देख सकते होंगे कि किस प्रकार से एक लार्वा एक पूरी की पूरी बटरफ्लाई बन जाती है। तो विकास क्या होता है, यानी डेवलपमेंट, एवोल्यूशन, ये सब क्या होता है? ये परिवर्तन यानी चेंज की स्वाभाविक रूप से होने वाली धीमी और निरंतर प्रोसेस, प्रक्रिया, इसे विकास कहते हैं। तो अब हम जानेंगे कि एक समष्टि में विभिन्नताएं किस प्रकार से आती हैं और वो इसे किस प्रकार से मदद करती हैं, और फिर इससे हमें पता चलेगा विकास होता क्या है और कैसे। तो अब आप इस चित्र को देखिए जरा। इस चित्र में आपको कुछ बीटल्स दिख रहे होंगे और ये लाल रंग के हैं। तो पहले जब बीटल्स पैदा हुए इस पृथ्वी पे, ऐसा इमेजिन करो कि पृथ्वी पे सपोज बीटल्स आ गए और बीटल्स जो हैं जब पैदा हुए वो सारे लाल रंग के हुए, और अब जो कौवे हैं वो इन लाल रंग के बीटल को तुरंत देख के खा लेते थे। तो क्या हुआ, इन बीटल में अचानक से कोई एक ऐसा बीटल हुआ जिसका जो कलर है वो ग्रीन कलर का हो गया, मतलब वो हरे रंग का बीटल हो गया। कैसे हो गया? वो पैदा ही ऐसे हुआ, उसमें इस तरह की वेरिएशन आ गए, क्रोमोसोम उसका इस तरह का बना कि जब उसका पैदा हुआ तो वो हरे रंग का पैदा हुआ और बाकी सब लाल रंग के थे। तो अब जो लाल रंग के थे तो वो सारे दूर से कौवों को दिख जाते थे, लेकिन हरे रंग का बीटल जब घास पे चलता था तो कौवों को अच्छे से दिखता नहीं था कि ये कोई बीटल है। तो वो हरे रंग का बीटल जो है वो मरा नहीं, उसने खूब सारे और बीटल्स को पैदा कर दिया। अब जो और बीटल्स हुए उनमें से कई बीटल्स और हरे रंग के भी हो गए। तो ऐसे करके क्या हुआ, कुछ बीटल्स हरे रंग के हो गए और कुछ लाल रंग के हो गए। अब जो लाल रंग के बीटल हैं उन्हें कौवे देख के तुरंत खा लेते थे, पर जो हरे रंग के बीटल हैं उनको नहीं खा पाते थे क्योंकि वो भी हरे के थे और घास फूस भी हरे रंग की थी। तो ये जो हरे रंग के बीटल हैं इनकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ने लगी और हरे रंग के बीटल खूब सारे होने लग गए और लाल रंग के जो बीटल हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लग गए। अब इस तीसरे चित्र में आप देख रहे होंगे कितने कम लाल रंग के बीटल बचे हैं। अब फाइनली क्या हुआ, सारे के सारे लाल रंग के बीटल जो हैं वो धीरे धीरे करके खत्म हो गए और सिर्फ ग्रीन रंग के बीटल ही बचे। ये तो हो गई हमारी पहली सिचुएशन। पहली सिचुएशन में सारे बीटल लाल रंग के थे, पर एंड में क्या हुआ, हरे रंग के हो गए वो सारे के सारे। क्यों? नेचुरल सिलेक्शन की वजह से। नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है इसके बारे में हम ढंग से अगली स्लाइड में पढ़ने वाले हैं, पर आप ये समझ लीजिए कि पहला जो है ये इसीलिए हुआ ताकि वो अपने आप को सरवाइव कर पाए, वो जिंदा रह पाए, इसलिए उनमें ये परिवर्तन आया और इस परिवर्तन ने उन्हें जीवित रहने के लिए एक बहुत बड़ा पुश दे दिया। अब दूसरी सिचुएशन देखिए, इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें भी लाल रंग के बीटल हैं, पर क्या हुआ, इन लाल रंग के बीटलों में से कोई एक बीटल नीला रंग का पैदा हो गया। उसमें क्रोमोसोम, उसका जो जीन था, उसका जो जीन वो ऐसा तरह का हुआ कि वो ब्लू रंग दे दिया उस जीन ने उसे। अब क्या हुआ, उसने और बच्चे पैदा करे तो और जो कुछ थोड़े बीटल हुए वो भी क्या हुए, नीले रंग के हो गए। तो कुछ बीटल, थोड़े से बीटल नीले रंग के हो गए और बाकी सारे लाल रंग के हो गए। अब ये सारे बीटल चल रहे थे, अचानक से क्या हुआ, एक हाथी का पैर आ गया और हाथी का पैर से ये जो लाल बीटल थे सारे के सारे लाल बीटल कुचल के मर गए। अब क्या बचे, केवल नीले वाले बीटल बच गए। और फिर क्या हुआ, इन नीले वाले बीटल ने और ऐसे पैदा करते करते खूब अपनी प्रजाति बढ़ा ली और एंड में क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ नीले वाले बीटल बचे। तो ये शुरुआत इनकी लाल बीटल से हुई थी लेकिन एंड इनका नीले बीटल से हुआ। तो इससे क्या पता चल रहा है, क्या ये भी नेचुरल सिलेक्शन है? नहीं, इसमें क्या हो रहा है, इसमें तो ये एक एक्सीडेंट हो गया, एक हादसा हो गया जिसके कारण लाल बीटलों की पूरी पॉपुलेशन या प्रजाति ही लुप्त हो गई। तो सिर्फ प्रजाति में कौन से वाले बीटल बचे, सिर्फ और सिर्फ नीले वाले। तो ये एक्सीडेंट की वजह से हुआ है, ये कोई हादसा हुआ जिसके कारण लाल से अब सिर्फ और सिर्फ नीले बीटल इस दुनिया में बचे हैं।
ऐसा सच में नहीं है, ये एक बस एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, हम इमेजिन कर रहे हैं इसको। अब तीसरी स्थिति देखिए, तीसरी स्थिति में क्या हो रहा है, थर्ड सिचुएशन में कुछ लाल बीटल हैं। अब ये खूब खाना खाते रहते हैं, ये खूब पत्तियां खाते रहते हैं। अब इतनी पत्तियां खा ली इन्होंने, इतनी पत्तियां खा ली कि पत्तियां कम हो गई, और कम तो हो ही गई, साथ में उन पत्तियों में किसी दूसरे कीड़े के कारण कोई ऐसी बीमारी हो गई कि वो पत्तियां खराब हो गई और खत्म हो गई, बहुत कम पत्तियां बची हैं अब। तो इन कम पत्तियों के बचने के कारण क्या हुआ, ये जो बीटल है इनका जो वेट है ये बहुत कम होने लगा, और ऐसे जैसे जैसे और बीटल बढ़ने लगे, इन सब के बच्चों के भी बहुत कम वेट होते थे। तो जो बीटल्स की प्रजाति हो गई, ये पूरी की पूरी, इनके सब के वेट बहुत कम हो गए और ये छोटे छोटे बन गए बहुत, और इस प्रकार से इनकी प्रजाति में चेंज आ गया। पर फिर क्या हुआ, कुछ समय बाद वापस से, मतलब कुछ साल हो गए, उसके बाद वापस से क्या हुआ, वो जो पत्ते थे वापस हरे भरे हो गए और वापस से पूरे पत्ते हर जगह आ गए। अब क्या हुआ, इन लोगों ने, इन सारे बीटल्स ने वापस से पत्ते खूब सारे खाने शुरू कर दिए, इसलिए इन सब का जो वेट था धीरे धीरे बढ़ता गया और इनके बच्चों का भी और वेट बढ़ा, और ऐसे करते 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 ये जो बीटल्स की पूरी प्रजाति थी वापस से इनका वेट बढ़ के जैसा पहले था वैसा का वैसा हो गया। तो ये क्या ये कोई एवोल्यूशन था? ये कोई एवोल्यूशन नहीं था। ये तो क्या हुआ कि वेट इसलिए कम हो गया था क्योंकि यहाँ पे पत्तियों की कमी थी, तो इसलिए सभी पूरी पॉपुलेशन का वेट कम हो गया। जैसे ही पॉपुलेशन में वापस से इनकी पत्तियां, खाना वाना खूब अच्छे से आया, इनका वापस से वेट अच्छा हो गया जितना इनका होना चाहिए था। तो इसे एवोल्यूशन नहीं कहेंगे, ये नई नेचुरल सिलेक्शन है, नई एक्सीडेंट है, ये एवोल्यूशन ही नहीं है, ये बस एक तरह की स्थिति है जिसमें वापस ये वैसे ही बन जाते हैं, और अगर नहीं भी बनते तो भी एवोल्यूशन नहीं कहते इसको। अब क्या होता है, जो पहली और दूसरी स्थिति है इसके बारे में हम बल्कि पहली स्थिति के बारे में हम ढंग से बात करेंगे। क्योंकि जीन लक्षणों को नियंत्रित करते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी जनसंख्या में कुछ जीनों की आवृत्ति पीढ़ी दर पीढ़ी बदलती रहती है। ये विकासवाद यानी एवोल्यूशन के विचार का सार है। तो एवोल्यूशन के विचार का यानी थॉट का क्या एसेंस है, क्या सार है, कि जो जीन होते हैं वो लक्षणों को नियंत्रित करते हैं, इसीलिए किसी जनसंख्या में कुछ जीनों की आवृत्ति पीढ़ी दर पीढ़ी बदलती रहती है। यानी किसी भी पॉपुलेशन में ऐसा हो सकता है कि कुछ जीन्स कभी ज्यादा हो और कुछ जीन्स कभी कम हो, और उसी के कारण उस पॉपुलेशन में कैसे ओवरऑल लक्षण होंगे वो डिसाइड करेंगे वो जीन। और हो सकता है ये जीन जो है इनकी संख्या कम हो जाए और या फिर ज्यादा हो जाए, उसके कारण विकासवाद होगा यानी एवोल्यूशन होगा। अब हम जानेंगे सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट क्या होता है, सर्वाइवल एडवांटेज, लेकिन उसके लिए हमारे लिए जानना आवश्यक है, और उसी में हम नेचुरल सिलेक्शन की भी बात करेंगे। तो उत्तरजीविता लाभ, जिसे सर्वाइवल एडवांटेज कहते हैं, यानी प्राकृतिक चयन नेचुरल सिलेक्शन, उसके आधार पर लक्षणों में भिन्नता होती है। अनुकूल या भिन्नता जनसंख्या को अपने पर्यावरण के अनुकूल बनाने में मदद करती है। हमने इस बारे में बहुत बार अब तक बात कर चुकी है, और हमने ये जाना था कि जो भी पर्यावरण में अलग अलग परिस्थितियां होती हैं या फिर कोई ऐसा चेंज आता है एनवायरनमेंट में, उसके कारण ऐसा भी हो सकता है कि प्रजाति लुप्त हो जाए। वो प्रजाति लुप्त ना हो, इसके कारण उस प्रजाति में अपने आप कोई ना कोई ऐसे चेंजेस आते हैं, और सर्वाइवल एडवांटेज कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं, कुछ ऐसे लक्षण आते हैं जो वो पर्यावरण का अच्छे से सामना कर सके। जैसे आपने वो बीटल में देखा था कि बीटल की जो पॉपुलेशन थी वो उसको कौवे खा जाते थे, तो बीटल की पॉपुलेशन में क्या हुआ, कुछ हरा रंग पैदा हो गया। अब हरे रंग से क्या हुआ, धीरे धीरे पूरी की पूरी बीटल की पॉपुलेशन हरे रंग की हो गई, क्योंकि वो उनकी सर्वाइवल एडवांटेज है, इससे उनको लाभ मिल रहा है। क्या लाभ मिल रहा है कि जो कौवे हैं उन्हें नहीं देख पा रहे हैं और उनकी जो जीवन काल है वो बढ़ गया, तो ये उनका एक सर्वाइवल एडवांटेज है। इसे कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन के आधार पर लक्षणों में भिन्नता होती है। प्राकृतिक चयन वह प्रक्रिया है, यानी नेचुरल सिलेक्शन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अपने पर्यावरण के लिए बेहतर रूप
से अनुकूलित जीव जीवित रहते हैं और अधिक संतान पैदा करते हैं, जबकि अन्य कम अनुकूल लक्षण समाप्त हो जाते हैं। यानी जो भी अच्छे लक्षण होंगे जिससे आप सरवाइव कर सकते हो इस पूरे दुनिया में, वो वाले जो लक्षण होंगे ना, वो वाले लोग उसको सरवाइव कर पाएंगे जिन लोगों में वो वाले लक्षण होंगे। और जिन जीवों में वो लक्षण नहीं होंगे, जो इस पृथ्वी पे हो रहे जो भी परिस्थिति है उनको नहीं उनका सामना कर सकते, या तो कोई उनको आके खा जाता है, जैसे शेर आके उन्हें खा जाता है, या कोई ना कोई जीव आके उन्हें खा जाता है, अगर ऐसा उनके साथ होता रहेगा तो कुछ टाइम बाद वो खत्म हो जाएंगे और वो जीव की प्रजाति ही लुप्त हो जाएगी। तो नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है? प्राकृतिक चयन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा अपने पर्यावरण के लिए बेहतर रूप से अनुकूलित जीव ही जीवित रहते हैं और अधिक संतान पैदा करते हैं, जबकि अन्य कम अनुकूल लक्षण समाप्त हो जाते हैं। वे वाले लक्षण जो कि लाभदायक नहीं है वो धीरे धीरे करके समाप्त हो जाते हैं, और जो लाभदायक लक्षण होते हैं वही वाले जीव जीवित रहते हैं। अब उपार्जित एवं आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं? इन्हें इंग्लिश में एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स कहते हैं। तो उपार्जित लक्षण वह लक्षण है जो पीढ़ियों से विरासत में नहीं मिल सकते या डीएनए पर पारित यानी पास नहीं हो सकते, क्योंकि वे गैर प्रजनन उत्तकों यानी नॉन रिप्रोडक्टिव टिश्यूज में परिवर्तन का परिणाम है। उदाहरण के लिए देखिए कि तैयारी या गायन जैसे कौशल से मांसपेशियों को बढ़ाने में मदद मिलती है। अब क्या होता है, अगर मैं अच्छा गाना गाती हूँ, जरूरी नहीं है कि मेरे पापा भी अच्छा गाना गाते हो या मम्मी भी अच्छा गाना गाती हो या मेरे बच्चे भी अच्छा गाना गाएं, ऐसा जरूरी नहीं है। या ऐसा भी जरूरी नहीं है कि इस दुनिया का जो बेस्ट वर्ल्ड का जो सबसे अच्छा वेट लिफ्टर हो उसका बेटा भी वर्ल्ड का बेस्ट वेट लिफ्टर बन जाए, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये आनुवंशिक लक्षण नहीं है, ये उपार्जित लक्षण है। हमारे जीवन में हमने मेहनत करके इस लक्षण को प्राप्त किया है, बहुत सारा मेहनत करके, खूब सालों तक गाने का प्रैक्टिस करके मैं गाने में अच्छा बन पाई हूँ। ऐसे जो लक्षण होते हैं ये इनहेरिटेड नहीं होते हैं, ये उपार्जित होते हैं। और आनुवंशिक लक्षण कौन से होते हैं? जो पीढ़ी से पीढ़ी तक पारित होते हैं और डीएनए में परिवर्तन के कारण होते हैं। डीएनए में जो भी परिवर्तन होता है उनके कारण ये लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पारित होते हैं और डीएनए में ही पारित होते हैं। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, आंखों का रंग, बालों का रंग, ये जो यूजुअली मम्मी पापा के आंखों और बालों का रंग होता है वही पास ऑन होता है। अब आपने देखा होगा कि जो भारतीय नागरिक होते हैं, इंडियंस होते हैं, उनमें यूजुअली आंखों का रंग यूजुअली काला होता है या बालों का रंग काला होता है। या अगर आप यूरोप में जाओगे, दूसरे विदेश में किसी अमेरिका या कहीं जाओगे, हो सकता है उनकी आंखों का रंग और बालों का रंग नीला हो या हरा हो या कोई अलग ही रंग हो, या बालों का रंग ब्लॉन्ड हो। तो ऐसा जो डिफरेंसेस हैं ये सारे इनहेरिटेड ट्रेट्स होते हैं, ये आनुवंशिक लक्षण है। ये एक पूरी पॉपुलेशन में किसी जगह पे वो पीढ़ी दर पीढ़ी ये पास ऑन हो रहे होते हैं। तो ये है डिफरेंस एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेट्स में। अब हम चार्ल्स की बात करेंगे और उनने जो थ्योरी बताई थी उसके बारे में बात करेंगे। इसे प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। डार्विन सिद्धांत के जाति उद्भव यानी प्रजातियों का गठन, हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। क्या है इसका मतलब? एक प्रजाति के भीतर भिन्नताएं होती हैं, या तो हो सकता है केवल अगली पीढ़ी को पारित किया जा सकता है। अस्तित्व का संघर्ष क्या होता है? अस्तित्व का संघर्ष, जो मैंने एक शब्द पहले बोला था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो अस्तित्व का संघर्ष अब हम जानेंगे। तो जीवों की संख्या, सीमित स्थान और भोजन के बीच में प्रतिस्पर्धा पैदा करता है अस्तित्व का संघर्ष। तो जब जीव एक दूसरे से compete करते हैं भोजन के लिए, सीमित स्थान के लिए, यानी क्योंकि लैंड तो लिमिटेड ही है, जगह तो लिमिटेड ही है इस पृथ्वी पर, भोजन भी लिमिटेड है, ऐसा तो है नहीं कि खूब सारा भोजन हो। या इस सब चीजों में जब जीवों की संख्या एक दूसरे में प्रतिस्पर्धा करती है, कंपटीशन करती है, तो उनमें से जो जीव सबसे ज्यादा फिट होते हैं वही जीवित रह पाते हैं। जो जीवों की प्रजाति सबसे फिट रह सकती है, इन सब स्थितियों का सामना कर सकती है, भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा में जीत सकती है, वह वाली जो
प्रजाति है, जीव है, वह जिंदा रह पाएंगे। और वह जीव जो इन सब से नहीं लड़ सकते, इन प्रकृति की परिस्थितियों का सामना नहीं कर सकते, भोजन सीमित है, स्थान सीमित है, इन सब की चीजों को नहीं हैंडल कर सकते, वह जीव लुप्त हो जाएंगे। तो इसी को कहते हैं सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, यानी अस्तित्व का संघर्ष। और ये चार्ल्स डार्विन ने ये बात बोली थी। तो स्वस्थतम की उत्तरजीविता यानी प्राकृतिक वर्ण, नेचुरल सिलेक्शन, जिसकी हमने बात करी थी, यह प्रकृति द्वारा शासित गवर्न्ड एक प्रक्रिया है जिसमें जीवों में ऐसी विशेषताएं निहित होती हैं उनके अस्तित्व यानी सर्वाइवल के लिए सबसे उपयुक्त होती हैं, जैसे कि वह मौजूदा परिस्थितियों, प्रिवेलिंग कंडीशन के अनुकूल हो। तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट तब होता है जब वैसे लक्षण हो जो आपको परिस्थितियों के सामना करने के लिए सक्षम बना रहे हो। और प्राकृतिक वर्ण यानी स्वस्थतम की उत्तरजीविता यही होती है कि प्रकृति द्वारा ये गवर्न्ड एक ऐसी प्रक्रिया या प्रोसेस है जिसमें वह जीव जिनमें ऐसी विशेषताएं हैं जो उनके सर्वाइवल के लिए सबसे उपयुक्त है, वही प्रिवेलिंग कंडीशन में मौजूदा रहती हैं और वही उनके जीवन को आगे बढ़ाती हैं, उनकी प्रजाति को आगे लेके जाती हैं। और जिनमें ये नहीं होती हैं ऐसे लक्षण, वह आगे नहीं जिंदा रह पाते हैं। आफ्टर कुछ टाइम पे, कुछ सालों में उनकी प्रजाति लुप्त होने का संभावना होती है। अब हम ये जानेंगे कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई कैसे। ये एक सदियों पुराना प्रश्न है कि किस प्रकार से इस जीवन में, मतलब इस पृथ्वी पर जीवन आया। तो एक ब्रिटिश वैज्ञानिक जिनका नाम JBS हॉल्टन है, जो कि भारत के बाद में नागरिक जाके बन गए और वहीं पर रहने लगे, तो उन्होंने 1929 में क्या सुझाव दिया था कि जीवों की सर्वप्रथम उत्पत्ति उन सरल अकार्बनिक अणुओं से हुई है जो पृथ्वी के उत्पत्ति के समय बने थे। तो जब हमारी ये पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, जब ये अर्थ एग्जिस्टेंस में आई थी, तब हमारे इस अर्थ पे सरल अकार्बनिक अणु थे और उन सरल अकार्बनिक अणुओं के कारण ही जीवों की सर्वप्रथम उत्पत्ति हुई। यानी जो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हमारे इस पृथ्वी पे जब पृथ्वी बनी थी तब वो जो थे, उनसे ही जीवन की प्रारंभ हुई होगी। और कैसे हुई होगी? सर्वप्रथम प्राथमिक जीव अन्य रासायनिक संश्लेषण द्वारा उत्पन्न हुए होंगे। और जो ये दो हैं, स्टेनले एल मिलर तथा हेरोल्ड C उरे, इनके द्वारा 1953 में एक प्रयोग किया गया था, एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। उन्होंने क्या किया, कृत्रिम रूप से ऐसे वातावरण का निर्माण किया जो संभवतः प्राथमिक या प्राचीन वातावरण के समय के समान था। इसमें अमोनिया, मीथेन तथा हाइड्रोजन सल्फाइड के अणु तो थे, परंतु ऑक्सीजन नहीं थी और जल भी वहां पे था। तो उन्होंने इस प्रकार का एक आर्टिफिशियल स्टिमुलेटेड चीज बनाई, वातावरण का उसको उन्होंने निर्माण किया जो उस वातावरण से प्रोबेबली सिमिलर होगा जो पहले जब अर्थ बनी थी। तो उस टाइम पे जो भी एनवायरनमेंट जैसा रहा होगा ना, उन्होंने सोचा कि ऐसा एनवायरनमेंट रहा होगा और उसी तरह का फिर उन्होंने एनवायरनमेंट बनाया और फिर उस पर एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, 100 डिग्री सेल्सियस से कुछ कम तापमान पर रखा और गैसों के मिश्रण में चिंगारियां उत्पन्न की गई, जिससे जैसे कि आकाश में बादल में बिजली गिरती है ना, बिजली बादल से गिरती है, उसी तरह से उन्होंने गैसों के मिश्रण में चिंगारियां उत्पन्न करी। और 1 सप्ताह के बाद उन्होंने देखा कि 15% यानी 15% कार्बन मीथेन से सरल अकार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित हो गए थे। इनमें अमीनो अम्ल भी संश्लेषित हुए जो प्रोटीन के अणुओं का निर्माण करते हैं। तो अमीनो एसिड्स, जिनके बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं, और उनसे प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो ये अमीनो अम्ल बने और इसके अलावा और भी ऐसे कार्बन कंपाउंड्स बने इस पूरे एक्सपेरिमेंट्स में जब उन्होंने ये सब किया। तो इससे थोड़ा बहुत ऐसे नहीं कहेंगे कि प्रूफ है ये कि इस तरह से हमारे पृथ्वी पे जीवन आरंभ हुआ होगा, लेकिन ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट हमें एक इंसाइट दे रहा है कि हाँ, हो सकता है इसी तरह से हुआ कि पहले कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हों, यानी कि अकार्बनिक पदार्थ हों, और फिर उसके बाद जो भी पृथ्वी पर जिस प्रकार की भी परिस्थितियां आईं और पर्यावरण में जो भी चेंजेस हुए,
उसके कारण फिर कार्बनिक कंपाउंड्स बने और उन कार्बनिक कंपाउंड से धीरे 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 फिर जीवन बना और जीवन अब इस प्रकार से एवोल्यूशन करके, हम इस प्रकार से विकास करके हम इस स्तर पे पहुंच चुके हैं कि हम अब इस जीवन के बारे में ही जान रहे हैं। तो अब हम आपसे कुछ प्रश्न पूछने वाले हैं वापस से, आप इसका तुरंत उत्तर दीजिएगा और वीडियो को पॉज करके उत्तर जरूर से दीजिएगा। तो पहला प्रश्न तो यह है कि वे कौन से विभिन्न तरीके हैं जिनके द्वारा एक विशेष लक्षण वाले व्यष्टि जीवों की संख्या समष्टि में बढ़ सकती है। तो हमने 3 चीजें देखी थी, उनमें से 2 चीजों की जो हम बात करेंगे वो ये थी। पहला तो हमने नेचुरल सिलेक्शन की बात करी थी। नेचुरल सिलेक्शन जो है उसके द्वारा हमने देखा था कि किस प्रकार से कुछ लाल रंग के बीटल्स थे, अल्टीमेटली वो हरे रंग के बीटल्स ही जिंदा रहे। वो नेचुरल सिलेक्शन था, उसके द्वारा विशेष लक्षण वाले वैष्टि जीवों की संख्या पॉपुलेशन में बढ़ गई। और इसका आंसर आपको खुद ही पता है, आप पॉज करके अच्छे से दीजिए, यही इसका आंसर है। और सेकंड तरीका क्या हो सकता है कोई हादसा हो चुका हो, एक्सीडेंट हो जाए, उस एक्सीडेंट से क्या हो कि जो पॉपुलेशन में जैसे जो लाल वाले बीटल्स हैं वो खत्म हो जाएं और सिर्फ कुछ जो नीले वाले बीटल्स थे वही रहे, ऐसे तरह का एक्सीडेंट भी हो सकता है। और तीसरी चीज ये हो सकती है कि जेनेटिकली अब तो जेनेटिकली इतने एडवांसमेंट्स हो गए हैं कि इंसान जो है वो जीन्स को यूज करके आर्टिफिशियली लैब में इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं कि उन्हीं लक्षणों को आगे बढ़ावा दिया जाए जिससे जो कि अच्छे हैं। तो इसे जेनेटिक जेनेटिकल म्यूटेशन भी कह सकते हैं। और आजकल जो पेड़ पौधे क्रॉप्स बनते हैं, एग्रीकल्चर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो वह वाले लक्षण आगे बढ़ाए जाते हैं जो कि पेड़ पौधों को हेल्थी बनाते हैं और उनको पोषण देते हैं ढंग से, और वह वाले लक्षण जो उनको कमजोर बनाते हैं वो हटा दिए जाते हैं, क्योंकि आर्टिफिशियली अब इंसान कर सकते हैं। तो इन प्रकार से विशेष लक्षण वाले वैष्टि जीवों की संख्या समष्टि में बढ़ सकती है इन तरीकों से। अब दूसरा प्रश्न ये है कि एक एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण सामान्यतः अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते, क्यों? तो जो उपार्जित लक्षण होते हैं जिसके बारे में हमने बात करा था, जैसे गाना गाना सीखना और या फिर कोई पियानो बजाना सीखना या फिर बांसुरी बजाना सीखना, या फिर म्यूजिक ही नहीं कोई और चीज की भी बात कर लेते हैं, डांस करना या फिर योगा में बहुत अच्छा होना, ये सारी जो चीजें हैं, ये सारे लक्षण जो है ये उपार्जित लक्षण है। ये हमने खुद ने मेहनत करके इनको एक्वायर किया है। अब इनको हम आगे पास ऑन नहीं कर सकते। जरूरी नहीं है कि कोई अगर अच्छा योगा करता हो तो उसका बच्चा भी अच्छा योगा ही करेगा। तो क्योंकि ये वंशानुगणित नहीं होते हैं, ये एक्वायर्ड होते हैं, ये इनहेरिटेड नहीं होते हैं। अब ये ऐसे तो नहीं है कि आंखों का रंग है जो आगे बच्चे को भी सेम ही रंग हो गया, ये ऐसा नहीं है। हो सकता है आपका बच्चा आपसे ज्यादा मेहनत करके और अच्छी गायकी कर सके, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप गायक अच्छे हो इसीलिए वो अच्छा गायक बना है, ये इनहेरिट नहीं होता है। तो ये है हमारा दूसरा प्रश्न का उत्तर। अब तीसरा प्रश्न है, इसका आप तुरंत से उत्तर दे दीजिए इस वीडियो को पॉज करके। तो प्रश्न ये है कि बाघों की संख्या में कमी आनुवंशिकता के दृष्टिकोण से चिंता का विषय क्यों है? तो हमारे आपने कई बार सुना होगा कि कई ऐसी प्रजातियां हैं जिनकी संख्या कम होती जा रही है और बाघों की जो संख्या है, यानी शेर बाघ जो हैं, उनकी संख्या भी बहुत कम होती जा रही है, टाइगर्स की। और उनको सेव करने के लिए, उनको बचाने के लिए बहुत सारे लॉज भी बनाए गए हैं, प्रोजेक्ट टाइगर सेव करने के लिए। तो ऐसा क्यों है, ये एक चिंता का कारण क्यों है, इसका आप उत्तर दीजिए। ये एक ऐसा प्रश्न है जिसपे हमको जिसके बारे में सोचना हमारा बहुत आवश्यक है। दरअसल बात ये है कि अगर टाइगर्स को हम सेव नहीं करेंगे या ऐसे किसी भी वाइल्ड लाइफ में प्रजाति को अगर सेव नहीं करेंगे तो उनकी प्रजाति लुप्त हो जाएगी और वो जो जेनेटिक मटेरियल है वो पूरा का पूरा लॉस हो जाएगा उसका। और ये इस पृथ्वी पे एक बहुत बड़ा लॉस होगा, क्योंकि ये जो फूड चेन्स
होती है, साइकिल होती है, ये पूरी की पूरी नष्ट होने की संभावना हो जाएगी, क्योंकि हम सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। पेड़ पौधे इंसानों पर, इंसान जानवरों पर, जानवर पेड़ पौधों पर, और इस तरह से हमारा पूरा जो कनेक्शन है ये बिगड़ जाएगा अगर प्रजातियां लुप्त होने लगी तो इस वजह से बाघ ही नहीं, किसी भी प्रजाति का लुप्त होना एक चिंता का विषय है, और इसी कारण इन्हें हमें सेव करना चाहिए, उन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना चाहिए जो इन्हें सेव करें। तो ये था हमारा आखिरी प्रश्न। अब हम पढ़ने वाले हैं जाति उद्भव के बारे में, पर ये क्या होता है ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी और आपका दिन भी अच्छा बीत रहा होगा। गुड बाय।